एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूधवाला रहता था। रवि एक बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह अपनी गाय चराने जंगल की तरफ जाता और लौटकर गाय का दूध निकालता और गांव में बेचने जाता। गांव में सभी लोग रवि की गाय का ही दूध लेते थे क्योंकि उसके गाय का दूध बहुत ही अच्छा था। रवि के परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी माँ थी। लेकिन रवि की पत्नी रीना काफी लालची किस्म की औरत थी। वो हर समय रवि को ताने मारते रहती थी। आ गए कमाई करके, सारा दिन बस इस गैया के पीछे रहते हो। सिर्फ गाय का दूध बेचकर पूरी जिंदगी निकालोगे क्या? पता नहीं मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई थी कि तुमसे शादी हुई। घर आते ही मेरे बेटे को ताने मारना क्यों शुरू कर देती हो? सारा दिन मेहनत करता है, थक कर आता है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि पहले खाना पानी पूछूं? माँ जी आप तो चुप ही रहिए, हमारे बीच आपको बोलने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर रीना माँ को चुप करा देती है। बेटा तू मुंह हाथ धो के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद रवि माँ से बातें करता है और बोलता है, माँ, मुझे पता है मैं तुम्हारी और रीना की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। बेटा अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। और चिंता मत कर, मुझे कोई कमी नहीं है। रोज की तरह रवि अपनी गाय गौरी को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। रवि अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि वो रीना की सारी ख्वाहिश पूरी कर सके, इसलिए वो सारा दिन कुछ न कुछ काम करता रहता था। जब वो अपनी गाय गौरी को जंगल घास चराने ले जाता तो वहां से लकड़ियां काट कर लाता था और कुछ लकड़ियां बचाकर सारी लकड़ियां बाजार में बेचता ताकि कुछ पैसे बन जाए। रवि अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। एक दिन रवि की बीवी बाजार से लौट रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। ओ गवालन, ओ दूध वाले की बीवी, जरा रुकना, मेरी बात तो सुनो। रीना ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और उसकी बात अनसुना करके गुस्से में वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही रीना रवि पर बरसने लगती है। तुम्हें तो इस गैया के सिवा कुछ नहीं दिखता, बस सारा दिन इसी के पीछे लगे रहते हो। अब क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? सुनो, तुम्हें लोग दूधवाला बोले तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे कोई गवालन या दूधवाले की बीवी बोले ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम अभी इसी वक्त इस गाय को बेच दो और कोई दूसरा काम करो। तुम क्या बोल रही हो? ये कभी नहीं हो सकता कि मैं गौरी को बेच दूं। मैं दूध बेचता हूँ तो सब मुझे दूधवाला ही बोलेंगे, इसमें मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं होती। दोनों पति पत्नी में कुछ देर बहस होती है। अगली सुबह रोज की तरह रवि अपनी गौरी को खाना पानी देने जाता है। थोड़ी देर बाद रवि को ये महसूस होता है कि गौरी कुछ खा पी नहीं रही और न ही दूध दे रही है। तभी रवि की माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ देखना, मेरी गौरी सुबह से कुछ नहीं खा रही, लग रहा इसकी तबीयत ठीक नहीं। बेटा तू जल्दी से कोई जानवरों के डॉक्टर को ले आ, तब तक मैं गौरी का ख्याल रखती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर गौरी को देखते हैं और बताते हैं कि गौरी की तबीयत ज्यादा खराब है और इसके लिए उसे कोई इंजेक्शन लगाने होंगे जो बहुत महंगी मिलती हैं। रवि ये सुनकर परेशान हो जाता है। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि, जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे तो मुझे बुला लेना, मैं आकर इंजेक्शन लगा दूंगा।
इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। माँ बेटा दोनों बहुत सोच में पड़ जाते हैं। रवि थोड़ी देर बाद रीना के पास जाता है और बोलता है, रीना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। रीना, गौरी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि उसे एक इंजेक्शन लगाना होगा, जो कि बहुत ही महंगी है। तुम तो हमारी स्थिति जानती हो, अगर तुम अपना एक गहना बेच दो तो गौरी की जान बच जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आज तक तो तुमने मेरे लिए कोई गहना नहीं खरीदा, और जो एक दो गहने हैं मेरे माँ बाप के दिए हुए उसे भी बेच दूं। सुन लो, अगर मैं भी मर रही होंगी तो भी मेरे गहने को बेचने के बारे में मत सोचना। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इस गैया को बेचकर कोई दूसरा काम करो। अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। जाओ, इसे कहीं जंगल में छोड़ आओ और इससे अपना पीछा छुड़ाओ। रीना, ये तुम क्या बोल रही हो? गौरी को जंगल में छोड़ाओ? शायद तुम भूल रही हो कि इतने दिनों से गौरी ही हमारा पेट भर रही थी, और जब वो बीमार हो गई है तो उससे पीछा छुड़ा लूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारे गहने। इतना बोलकर रवि चला जाता है। माँ बोलती है, बेटा तू गांव के सरपंच जी के पास जा और कुछ कर्ज ले ले। सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। गौरी जब ठीक हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा करके उनका कर्ज उतार देना। माँ, तू ठीक बोल रही है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रवि सरपंच जी के पास जाता है और सारी परेशानी बताता है। सरपंच जी बोलते हैं, रवि तुम परेशान मत हो, मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हारी ही गाय का दूध पीते हैं, इसलिए गौरी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं मुनीम जी से बोल देता हूँ, तुम उनसे पैसे ले लो। रवि सरपंच जी को धन्यवाद करता है और पैसे लेकर घर आता है। माँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला था, सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दे दिए। माँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। रवि तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर गौरी को इंजेक्शन लगा देता है। दो दिन बाद गौरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रवि बोलता है, माँ, अब गौरी बिल्कुल ठीक हो गई है और आज इसने दूध भी दिया है। मैं दूध गांव में बेचकर आता हूँ, फिर मुझे लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने भी जाना है। इतना बोलकर रवि दूध बेचने गांव में चल जाता है। दूध बेचकर घर आते वक्त रास्ते में उसे हरीश मिलता है। अरे रवि, तू काफी दिन बाद दूध बेचने आया, सब ठीक तो है ना? रवि हरीश को गौरी की बीमारी के बारे में बताता है और बोलता है, गौरी के इलाज के लिए मैंने सरपंच जी से कर्ज लिया है, जिसे मुझे जल्दी ही चुकाना है। हरीश, तू तो जानता है, दूध बेचकर तो सिर्फ मेरे घर की जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए मुझे और भी काम करना होगा जिससे मैं सरपंच जी का कर्ज चुका सकूं। बस काम की तलाश में हूँ। अच्छा, ऐसी बात है रवि, तुम्हें काम चाहिए तो मेरे पास भी काम है। मेरे खेत में इस बार बहुत सब्जियां हुई है, जिसे बाजार में बेचना है। अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे घर आकर सब्जियां ले जाना, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। रवि खुशी खुशी काम के लिए हाँ बोल देता है और घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से वो लकड़ी काट कर लाता है और हरीश के घर की ओर निकल ही रहा होता है तो माँ बोलती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू बस एक के बाद एक काम किए जा रहा है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। वैसे तू अब कहाँ जा रहा है? रवि बोलता है, माँ, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, मुझे हरीश ने सब्जियां बेचने के लिए बुलाया है। इससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और माँ जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी जल्दी सरपंच जी का कर्ज चुका दूंगा।
रवि हरीश से सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। रवि को घर लौटते लौटते रात हो जाती है। माँ रवि को खाना खिलाती है और रवि माँ को बताता है कि ऐसी ही कमाई होती रही तो जल्द ही सरपंच जी का कर्ज चुकता हो जाएगा। रवि दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। मैंने आधे पैसे तो जमा कर ली है, बस और थोड़े बहुत इकट्ठे करने हैं, फिर मैं सरपंच जी का पूरा कर्ज उतार दूंगा। तभी माँ आती है और बोलती है, बेटा जल्दी अंदर चल। क्या हुआ माँ, तू इतनी परेशान क्यों है? बेटा रीना की तबीयत बहुत खराब लग रही है। वो बहुत बीमार है और वो सुबह से उठी भी नहीं है। दोनों अंदर जाते हैं और रवि रीना को देखता है। रवि रीना से पूछता है क्या हुआ और रीना बताती है कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। रवि माँ को बोलता है कि वो डॉक्टर को लेकर आता है। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और रवि को बताते हैं कि रीना को अपेंडिक्स का दर्द हो रहा, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि तुम जल्द से जल्द रीना को अस्पताल लेकर आओ, मैं जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। रवि को कुछ समझ नहीं आता और वो डॉक्टर से पूछता है कि रीना ठीक तो हो जाएगी न, और ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन में कम से कम 30,000 रुपये लगेंगे। ये सुनते ही रवि के होश उड़ जाते हैं। तभी माँ आती है। रवि माँ को सारी बात बताता है और बोलता है, माँ डॉक्टर ने बोला है कि रीना की जल्द से जल्द ऑपरेशन करवानी होगी और ऑपरेशन में 30,000 रुपये लगेंगे। माँ मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने सरपंच जी के पहले के भी कर्ज नहीं चुकाए हैं, तो उनसे तो कोई सहायता नहीं मांग सकता। माँ अब तू ही बता मैं क्या करूँ। बेटा अब तो हमें इस गौरी को बेचना ही होगा। माँ ये तू क्या बोल रही है? मैं ठीक बोल रही हूँ बेटा, तू ही बता, हमारे पास गौरी से कीमती कोई चीज है क्या? हम अगर अपना घर भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। बेटा तू ज्यादा मत सोच और गौरी को बेच दे। हम गौरी को बाद में वापस भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन रीना को कुछ हो गया तो हम उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे। माँ की ये बात सुनते ही रवि को लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। रवि बहुत दुखी मन के साथ गौरी को लेकर निकलता है। रास्ते भर रवि गौरी से बातें करता है। गौरी मैं तुझे बता भी नहीं सकता कि मैं दिल पर पत्थर रखकर तुझे बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गौरी तू चिंता मत करना, मैं जल्द ही तुझे वापस ले आऊंगा और मैंने सोच लिया है कि मैं तुझे सरपंच जी के पास ही छोड़ूंगा। और वो तुरंत गौरी को लेकर सरपंच जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है और बोलता है, सरपंच जी आपसे अच्छा गौरी का खरीदार मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही गौरी को खरीद लीजिए। आपके बच्चों को गौरी का दूध भी मिलता रहेगा और मेरी गौरी आपके पास सुरक्षित भी रहेगी। और सरपंच जी जब मेरी रीना ठीक हो जाएगी तो मैं दिन रात काम करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन आपसे अपनी गौरी को वापस भी खरीद लूंगा। सरपंच जी गौरी के प्रति रवि का इतना प्यार देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं, रवि तुमने बहुत अच्छा किया कि गौरी को मेरे पास ले आए। तुम मुनीम जी से पैसे ले लो और गौरी को यहाँ छोड़ दो, हम गौरी का बहुत ख्याल रखेंगे। रवि पैसे लेकर जाता है और रीना का ऑपरेशन करवाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना ठीक होकर अस्पताल से घर आ जाती है। माँ रीना से बोलती है, रीना तुझे अभी आराम की जरूरत है, तू अभी आराम कर। रीना माँ से बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप मुझे पहले ये बताओ कि गौरी कहाँ है और मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए। रीना तू तो जानती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तेरे इलाज के लिए हमने गौरी को बेच दिया। माँ ये आप क्या बोल रही हैं? गौरी को बेच दिया? बेटा तू चिंता न कर, भगवान ने चाहा तो गौरी हमारे पास जरूर वापस आएगी।
अब तू आराम कर। ये सुनकर रीना को बहुत आत्मग्लानि होती है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचती है कि जिससे वो नफरत करती थी और हर समय उसे बेचने के लिए बोलती थी, आज उसी के बदौलत वो जिंदा है। इंसान होकर वो गौरी की जान नहीं बचा रही थी और गौरी एक जानवर होकर भी उसकी जान बचा ली। रीना को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रवि और गौरी एक दूसरे से दूर हो गए। रीना दिन रात बस यही सोचती रहती कि उसे कुछ भी करके गौरी को घर लाना है। रीना सुबह होते ही सरपंच जी के घर जाती है। वहां वो गौरी को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी सरपंच जी आ जाते हैं। रीना उनसे बोलती है, नमस्ते सरपंच जी, मैं रवि की पत्नी रीना हूँ। अच्छा, बोलो क्यों आए हो? सरपंच जी, आपको पता होगा कि मेरे पति गौरी को कितना प्यार करते हैं और अब वो गौरी के बिना बहुत उदास हो गए हैं। उनका मन न किसी काम में लग रहा है और न वो ठीक से खा पी रहे। मेरे पास ये कुछ गहने हैं, कृपया करके आप ये रख लीजिए और मेरी गौरी को मुझे वापस कर दीजिए। रीना, तुम ये गहने अपने पास रखो और गौरी को भी ले जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। गौरी के प्रति रवि का प्यार और रवि के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा। रीना, तुम्हें पता है, गौरी भी जब से यहाँ आए हैं वो कुछ खा पी नहीं रही और अब मुझे समझ आया कि रवि की तरह गौरी भी रवि को याद कर रही है और मैं ये पाप नहीं कर सकता कि गौरी और रवि को एक दूसरे से दूर करूं। इसलिए रीना, तुम गौरी को ले जाओ और हाँ, रवि को बोलना कि वो रोज दूध याद से मेरे घर पहुँचाएं। ये सुनकर रीना सरपंच जी का बहुत आभार जताती है और उनका शुक्रिया अदा कर गौरी को लेकर निकल जाती है। घर पहुंचकर रीना गौरी को उसकी जगह बांध देती है और घर में चली जाती है। रवि जंगल से लकड़ियां काटकर घर आता है। घर पहुंचते ही रवि की नजर सबसे पहले गौरी पर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सच में वो गौरी है। वह गौरी के पास जाता है और खुशी से माँ को बुलाने लगता है। रवि की आवाज सुनकर माँ और रीना बाहर आते हैं। माँ भी गौरी को देखकर खुश हो जाती है। रवि माँ से पूछता है कि गौरी यहाँ कैसे आई। तभी रीना सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि सरपंच जी ने गहने भी नहीं लिए और गौरी को भी वापस कर दिया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो।
अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूं, कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूं, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है, इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है, आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा, आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो,
महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूँ। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है। तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ।
मुरली और मनोहर दोनों अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए, ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई।
और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं। तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला।